प्यारे स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का अपना चैनल न्यू क्लासेस में। आज का वीडियो क्लास 8 के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है और आज मैं आप लोगों को हिंदी सब्जेक्ट का जो न्यू मॉडल पेपर निकला है 2023 का, इसका मैं फुल सॉल्यूशन लेकर के आया हूँ। और काफ़ी सारे स्टूडेंट का कमेंट था कि सर 8 क्लास का मॉडल पेपर का सॉल्यूशन लाइए। और इनसे पहले मैंने साइंस का वीडियो अपलोड कर दिया है, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप लोग जा करके देख लीजिए, क्योंकि हर वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप लोग याद रखिएगा, यह जो मॉडल पेपर है, इस मॉडल पेपर में पूरा 50 क्वेश्चन है जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक देखिएगा, हर एक क्वेश्चन आप लोगों को बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। और यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ जो फर्स्ट में दिया हुआ है, आप लोगों को एक गद्यांश पढ़ना है, ठीक है। और इस गद्यांश को पढ़ करके आप लोगों को कुछ प्रश्नों का जवाब देना है। तो यहाँ पर देखिए, गद्यांश आप लोग बिल्कुल अच्छे से देख लीजिए और अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ इसका जो क्वेश्चन है, इसका जो आंसर है वो करा देता हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर मैं यहाँ पर गद्यांश पढ़ने लगूंगा तो काफ़ी वीडियो लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो प्रश्न यहाँ पर दिया हुआ है, बस एक लाइन में आप लोगों को पढ़ के बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दो आदमी के बीच में बात हो रहा है, किसके किसके बीच में, अशोक के बीच में और यहाँ पर देख लीजिए द्वारपाल के बीच में। दोनों के बीच में आपस में डिस्कस हो रहा है, बात हो रहा है। तो देखिए, अशोक क्या बोल रहा है कि आज 4 साल से यह युद्ध हो रहा है और कलिंग आज भी जीता नहीं जा सका है। बस इतना ही में आप लोग समझ लीजिए। और यहाँ पर देखिए, प्रश्न जो होगा ना, इसी के अनुसार दिया हुआ रहेगा। देखिए यहाँ पर देख लीजिए, पहला जो प्रश्न है ना कि उपरोक्त पंक्तियों के लेखक कौन है। तो याद रखिएगा, यहाँ जो गद्यांश दिया हुआ था ना, तो उस गद्यांश के लेखक है वंशीधर श्रीवास्तव, ठीक है। अगला प्रश्न नोट कर लीजिए कि कौन आज भी जीता नहीं जा सका है। तो अभी मैंने जो एक लाइन पढ़ा था, तो आखिर कौन अभी तक जीता नहीं जा सका है, तो कलिंग इसका बिल्कुल भी राइट आंसर होगा। और यहाँ पर देखिए, आगे जो यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर स्टेप 2 में, तो यहाँ पर जो है ना, आप लोगों को यहाँ पर एक आवेदन पत्र दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? एक आवेदन पत्र दिया हुआ है। और इस आवेदन पत्र में यहाँ पर खाली जगह है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। तो इस सब में कुछ आप लोगों को भरना है, किसके अनुसार? तो ऑप्शन के अनुसार। तो देखिए, ऑप्शन के अनुसार भरना है। तो फर्स्ट ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है? ए नंबर में देखिए सादर प्रणाम, दूसरा में नमस्ते, तीसरा में नमस्कार और यहाँ पर स्नेहा शीश दिया हुआ है, ठीक है। तो देख लीजिए, इसका जो राइट आंसर होगा ना, फर्स्ट में यहाँ पर होगा सादर प्रणाम। क्या होगा? सादर प्रणाम होगा। कहाँ पर? तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ जो दिया हुआ है ना, यहाँ पर लिखा हुआ है कि पूज्य पिताजी सादर प्रणाम। यहाँ पर क्या होगा? सादर प्रणाम होगा। तो यहाँ पर सादर प्रणाम आप लोग लिखिएगा। अब 4 नंबर में यहाँ पर देखना है आप लोगों को, यहाँ जो खाली जगह दिया हुआ है, यहाँ पर क्या भराएगा? तो देखिए, ऑप्शन के अनुसार आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर शब्द क्या क्या दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है अप्रसन्नता, फिर यहाँ पर प्रसन्नता, फिर कुशलता और फिर यहाँ पर निराशा, ठीक है। तो देखिए, ऑप्शन के अनुसार अगर आप लोग चलेंगे तो यहाँ पर प्रसन्नता होगा। क्या होगा? प्रसन्नता मतलब खुश, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा क्या हुआ है, यहाँ से देखिए कि आपको यह जान करके हार्दिक प्रसन्नता होगी। यहाँ पर प्रसन्नता होगी, प्रसन्नता मतलब खुश होता है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रसन्नता भराएगा। और यहाँ पर 5 नंबर में अगर आप लोग देखेंगे तो ऑप्शन के अनुसार आप लोगों को जवाब देना है, ठीक है। तो 5 नंबर में देखिए, यहाँ पर प्रणाम है, मार्गदर्शन है, हार्दिक है और आशीर्वाद है। तो देखिए, 5 नंबर का जो आंसर होगा ना, आशीर्वाद होगा। क्या होगा? आशीर्वाद होगा। कहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दिया क्या हुआ है कि माता जी को प्रणाम तथा छोटे भाई को प्यारा भरा आशीर्वाद, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? आशीर्वाद होगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा। तो ये था यहाँ पर मतलब आप लोगों का आवेदन पत्र, ठीक है। आवेदन पत्र आप लोग याद करके रखिएगा, क्योंकि परीक्षा में एक आवेदन पत्र जरूर आएगा, खाली जगह वाला। और यहाँ पर देखिए, अगला जो है ना, 6 नंबर का प्रश्न जो दिया हुआ है कि तालाब शब्द का पर्यायवाची कौन वाला शब्द नहीं होगा। तो देखिए, तालाब शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो याद रखिएगा सरिता यहाँ पर इसका नहीं होगा। ये वाला बिल्कुल इसका राइट आंसर है, ठीक है। आगे देख लीजिए कि चंद्रमा शब्द का पर्यायवाची शब्द कौन वाला होगा। तो चंद्रमा का होता है शशि। अगला प्रश्न देखिए कि शीश शब्द का तद्भव कौन सा रूप हो सकता है, मतलब शीश शब्द का तद्भव रूप कौन सा होगा। तो याद रखिएगा आप लोग, शीश का होता है सिर। क्या होता है? सिर होता है। आगे देखिए, जो यहाँ पर अगला जो प्रश्न है कि वह थी एक मजदूर, इस वाक्य में मजदूर क्या है।
तो याद रखिएगा यहाँ जो मजदूर है ना यह एक प्रकार की संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। आगे देख लीजिए कि करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या होगा। तो आप लोग ये पढ़ें कर्ताने क्रम को, इस तरह का आप लोग पढ़े हैं ना। तो यहाँ पर करण का पूछा है कि करण का विभक्ति चिन्ह क्या होगा। तो अगर आप लोग नहीं जानते हैं ना तो करण का से होता है। क्या होता है? करण का से होता है। अब देखिए 11 नंबर का जो प्रश्न है कि हंसते हुए मुख वाला शब्द समूह के बदले एक शब्द होगा। तो क्या होगा एक शब्द? तो याद रखिएगा हंसमुख होगा। क्या होगा? हंसमुख होगा। अब यहाँ पर देखिए अगला जो प्रश्न है ना कि आस्तीन का सांप मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा। तो याद रखिएगा कपटी मित्र होगा। क्या होगा? कपटी मित्र होगा। आगे देख लीजिए कि परोपकार का संधि विच्छेद क्या होता है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है, कि परोपकार का संधि विच्छेद क्या होता है। तो याद रखिएगा पर जोड़ उपकार होता है। क्या होता है? पर जोड़ उपकार होता है। और हर एक चीज़ जो है ना आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, हर चीज़ आप लोग अच्छे से याद करके रख लें। आगे देख लीजिए कि खेल कूद किस प्रकार का समास है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खेल कूद जो है ना वह द्वंद्व समास है। क्या है? द्वंद्व समास है। अगला नोट करिए कि जय शब्द का विलोम क्या होता है। विलोम का मतलब होता है उल्टा। तो जय का क्या होगा? तो याद रखिएगा जय का पराजय होगा। आगे नोट करिए कि कवि शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। और यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए कवि का होता है कवित्री। क्या होता है? कवइत्री होता है। यहाँ पर लिखा हुआ है, इसमें इसमें काफ़ी डिस्टेंस है। देखिए यहाँ पर जो है ना इसी में तो अंतर है। देखिए कवित्री ऐसे होगा, बाकी यहाँ कवित्री जो यहाँ दिया हुआ है ना ये सब गलत है। याद रखिएगा कवित्री का सही रूप जो होगा ना डी ऑप्शन होगा, ठीक है। आगे देखिए अगला जो है ना 17 नंबर का प्रश्न कि मैं भी बहुत भयभीत था, इस वाक्य में प्रविशेषण क्या होगा। तो देखिए यहाँ जो प्रविशेषण है ना बहुत होगा। क्या होगा? बहुत होगा। आगे देखिए उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो देखिए उपसर्ग का मतलब क्या होता है? उपसर्ग का मतलब होता है कि कोई भी शब्द के आगे जो लगा हुआ है। तो यहाँ पर देखिए वन है ना, वन के आगे क्या है? तो उप है। क्या है? उप, यही तो उपसर्ग है। तो कहाँ पर लिखा हुआ है? तो आप लोग देख सकते हैं कहाँ पर है। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल भी सही आंसर होगा। अगला प्रश्न आप लोग देख सकते हैं कि उपकार शब्द में किस उपसर्ग के संयोग से परोपकार शब्द जो है वो बना हुआ है। तो यहाँ पर देख लीजिए पर जो दिया हुआ है, ठीक है, इसी से तो मिल करके परोपकार बना हुआ है। आप लोग याद रखिएगा। अब अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि मजदूर शब्द में ई प्रत्यय लगाने से नया शब्द क्या बनेगा। तो क्या बनेगा? यहाँ पर देखिए प्रत्यय लगाना है। यहाँ मजदूर जो है ना इस मजदूर के पीछे साइड में इस तरह से, इसका मतलब जैसे देखिए आप लोग आ पढ़े हैं कि नहीं। तो यहाँ पर देखिए हर्षई और यहाँ पर होता है दीर्घई। आप लोग अच्छे से समझ लीजिए। और यहाँ जो हर्षई दिया हुआ है ना इसका मतलब होता है आगे साइड वाला इधर। और इसका जो मतलब है ना इसका मतलब होता है इधर पीछे साइड वाला। तो यहाँ पर हम लोगों को मजदूरी मतलब मजदूर शब्द दिया हुआ है ना, तो उसमें यहाँ पर दीर्घई जो जोड़ना है। याद रखिएगा दीर्घई का मतलब ये जोड़ देना है पीछे साइड में, ठीक है। तो जब हम लोग जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? तो मजदूरी बनेगा। क्या बनेगा? मजदूरी बनेगा। तो 20 का ए ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आप लोग देख लीजिए जो आप लोगों के पाठ्य पुस्तक का प्रश्न है, ठीक है, आप लोग पढ़े होंगे, जरूर याद होगा आप लोगों को। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि पुष्प की अभिलाषा कविता में पुष्प किसके प्रति समर्पित होता है। तो मातृभूमि और वीर सैनिक के लिए समर्पित होता है। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है ना 22 नंबर का कि छोटा जादूगर कहानी के कहानीकार कौन है, मतलब लेखक कौन है छोटा जादूगर के। तो देखिए जयशंकर प्रसाद होगा। कौन होगा? जयशंकर प्रसाद होगा। आगे आप लोग नोट करिए कि कार्नवालिस के मैदान का माहौल कैसा था। तो वहाँ का जो माहौल था ना वो खुशनुमा था। आगे नोट करिए कि किसका ज्वर सबसे भयानक होता है। तो याद रखिएगा जो कुसंग का ज्वर होता है ना, कुसंग का मतलब होता है गलत संगत, गलत साथ। तो उसका ज्वर जो है ना उसका असर जो होता है ना काफ़ी खतरनाक होता है। आगे देख लीजिए कि किस अवस्था में मित्रता की धुन सवार रहती है। तो याद रखिएगा आप लोग युवा अवस्था। क्या होगा इसका आंसर? युवा अवस्था होगा। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है ना कि चलने से पहले किसका अनुमान कर लेना चाहिए। देखिए चलने से पहले किसका अनुमान कर लेना चाहिए। तो याद रखिएगा अगर हम लोग कोई भी रास्ते में चलते हैं तो सबसे पहले ही अनुमान हम लोगों को लगा लेना चाहिए कि हाँ इस रास्ते से अगर हम जाएंगे जल्दी तो पहुंच जाएंगे, लेकिन फिर क्या होगा।
तो ये हर एक चीज़ आप लोगों को सोच के चलना है, ठीक है। आगे देख लीजिए कि बड़े भाई साहब पाठ में कनकौआ का क्या अर्थ होता है, और काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग याद रखिएगा। कनकौआ जो है ना, इसका अर्थ जरूर परीक्षा में पूछा जाएगा। तो देखिए कनकौआ का अर्थ होता है पतंग। क्या होता है? पतंग होता है। आगे देखिए मैदान के बीच में किसकी पताका फहरा रही है, तो याद रखिएगा किसकी पताका फहरा रही है, तो देखिए मगध का पताका का मतलब होता है झंडा फहरा रहा है, ठीक है। आगे नोट करिए कि बुढ़िया गांव के किस दिशा में रहती थी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा बुढ़िया जो है ना, गांव के पूरब दिशा में रहती थी। कहाँ पर? पूरब दिशा में। आगे नोट करिए कि किसका तन थक गया था, तो याद रखिएगा बुढ़िया जो है ना वही तो थक गई थी, ठीक है। आगे नोट करिए कि लेखक के घर के सामने किसका पेड़ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कौन पेड़ लगा हुआ था, तो अमरूद का पेड़ था। आगे देख लीजिए कहाँ के अमरूद प्रसिद्ध हैं, कौन जगह के अमरूद जो है ना वो काफ़ी प्रसिद्ध हैं, तो याद रखिएगा इलाहाबाद के। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर देख लीजिए अगला जो है कि बस में यात्रा के समय लेखक के कितने बच्चे उनके साथ में थे, तो याद रखिएगा इनका जो आंसर होगा ना 3 बच्चे उसके साथ में था, ठीक। आगे नोट करिए कि बस के यात्रियों ने कैसी बातें शुरू कर दी थी। जो बस में काफ़ी सारे लोग जो वहाँ पर थे, जो यात्रा कर रहे थे, आखिर किस तरह के बात कर रहे थे, तो याद रखिएगा तरह तरह के सब अलग अलग बातें वहाँ पर हो रही थी, ठीक है। और जहाँ पर बहुत सारा आदमी रहेगा ना वहाँ पर एकदम तरह तरह के बातें होना भी चाहिए और होगा भी, ठीक है। तो आगे नोट करिए कि भरत ने राम से क्या आग्रह किया था, तो आग्रह किया था कि वापस चलें, यहाँ पर नहीं रहना है वनवास में, इस तरह का, ठीक है। आगे देख लीजिए कि मिथिलेश किसे कहा गया है, मिथिलेश किसे कहा गया है, तो जनक को कहा गया है। किसे? जनक को कहा गया है। आगे देख लीजिए कि झारखंड के 2 सपूत पाठ में किस क्षेत्र की चर्चा की गई है, कौन से जगह का चर्चा हुआ है, तो झारखंड राज्य का चर्चा उसमें हुआ था। आगे नोट करिए कि राम नारायण सिंह का जन्म कब हुआ था, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी आप लोग नोट करके रख लीजिए कि राम नारायण सिंह का जन्म कब हुआ था, तो याद रखिए आप लोग 1885 में हुआ था। कब? 1885 में हुआ था। आगे देख लीजिए अगला जो प्रश्न है कि बस को कंपनी के हिस्सेदार कैसा बता रहे थे, बस को कंपनी के जो हिस्सेदार थे कैसा बता रहे थे, तो फर्स्ट क्लास बता रहे थे। क्या बता रहे थे? एकदम फर्स्ट क्लास है, ठीक है, लेकिन अच्छा नहीं था। आगे देख लीजिए कि हुंडरू जलप्रपात का पानी कितना फुट से नीचे गिरता है, तो याद रखिएगा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए हुंडरू जलप्रपात जो है ना उसका जो पानी नीचे गिर रहा था कितना ऊंचाई से, तो आप लोग याद रखिएगा लगभग 243 फीट ऊपर से ही नीचे गिर रहा था, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर होगा 243। आगे आप लोग नोट करिए जो 41 नंबर का प्रश्न है ना कि रात के सन्नाटे में कौन रोती है, तो याद रखिएगा नदियाँ जो है ना वो रोने का काम करती है। रोने का काम मतलब होता क्या है, तो देखिए अब आप लोग सोच रहे होंगे कि सर नदी भी रोती है का, तो आप लोग याद रखिए नदी जो उसका पानी जो देखिए अगर जितना माहौल शांत रहेगा पानी उतना देर तेज आवाज़ करेगा, तो उसी को कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए अगला जो प्रश्न है ना यहाँ पर 42 नंबर का कि गुरु शिष्य हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है, तो याद रखिएगा संस्मरण विधा है, ठीक है। आगे नोट करिए कि डॉक्टर चंद्रा क्या बनना चाहती थी, तो याद रखिएगा डॉक्टर ही बनना चाहती थी, ठीक है। आगे नोट करिए कि वीर जननी का पुरस्कार किसे मिला है, तो याद रखिएगा आप लोग डॉक्टर चंद्रा की माँ को मिला है। आगे नोट करिए अगला जो प्रश्न है कि डॉक्टर चंद्रा को किस बीमारी ने गर्दन के नीचे पूरा शरीर निर्जीव कर दिया था, माने लकवा मार दिया था, तो इसका जो राइट आंसर होगा ना पोलियो होगा। क्या होगा? कौन बीमारी होगा? पोलियो बीमारी होगा। आगे नोट करिए कि किसके घर में खुशी का माहौल था, तो देखिए शुभांगी के घर के जो माहौल थे ना काफ़ी खुशी थे, काफ़ी खुशी मना रहे थे। आगे नोट करिए अगला जो प्रश्न है ना 47 नंबर का कि सुभागी के पिता आंगन में बैठकर क्या पढ़ रहे थे, तो याद रखिएगा आप लोग समाचार पत्र पढ़ रहे थे, ठीक है। अगला देखिए तालाब बांधता धर्म सुभाष के रचनाकार कौन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। देखिए तालाब बांधता धर्म सुभाष के जो रचनाकार हैं अनुपम मिश्र हैं। क्या कौन है? अनुपम मिश्र है। अगला जो प्रश्न है यहाँ पर 49 मतलब हाँ 49 नंबर का जो प्रश्न है
कि बिहार के किस इलाके में अकाल के समय में गाँवों ने मिल करके 63 तालाब बनवाए थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो देखिए 63 तालाब बनवाए थे, तो कौन सा जगह होगा? तो देखिए मधुबनी होगा। कौन सा जगह होगा? मधुबनी होगा। और अगला प्रश्न देखिए, जो इस वीडियो का बिल्कुल भी अंतिम क्वेश्चन है, अंतिम प्रश्न है कि छेरा छेरा त्योहार, ठीक है, देखिए काफ़ी यहाँ पर शब्द जो है ना, शब्द को देखिए क्या है कि छेरा छेरा त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो देखिए छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। और इसके बाद में भी आप लोगों को हर वीडियो मिलता रहेगा। आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को आप लोग ज़रूर दबाइएगा। और वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करिए। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।